एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है? एंथ्रोपोमेट्री को हम कहते हैं बर्टिलन सिस्टम। सबसे पहले, क्योंकि इसको जिसने बनाया था, जिसने डिवाइस किया था, दैट इज अल्फांसे बर्टिलन, उसका नाम था। तो इसीलिए इसको, जो एंथ्रोपोमेट्री है, इसको बर्टिलन सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? इट इज द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ना। बर्टिलन सिस्टम हम इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको जिसने बनाया था उसका नाम था अल्फांसे बर्टिलन। बर्टिलन सिस्टम, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। और जो बेसिस थी, जो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने की जो बुनियाद थी, उसका जो प्रिंसिपल था वो यही था कि आफ्टर 21 ईयर्स, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे डू नॉट अल्टर, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जो अलग अलग पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, वो अल्टर नहीं होते, उनमें कोई चेंज नहीं आता आफ्टर 21 ईयर्स। उसी के प्रिंसिपल मान के एंथ्रोपोमेट्री जो है, ये इस सिस्टम को बनाया गया था। और बनाने वाला कौन था? बर्टलन सिस्टम। इसने कहा मेजरमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू नॉट अल्टर आफ्टर एडल्ट एज। आफ्टर एडल्ट एज यानी 21 ईयर्स, 21 साल के बाद इसने माना। इसको बनाने वाला अल्फांसे बर्टलन था, ये नाम भी याद रखिएगा, अल्फांसे बर्टलन। और अल्फांसे बर्टलन को माना जाता है कि ही वाज द फर्स्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट। फर्स्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट। अब एंथ्रोपोमेट्री थी, ना। लेकिन इसकी जो वैल्यू थी, ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि ये भी था कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो था वो सेम निकल आता था। लगभग आइडेंटिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स मिल सकते थे। तो बाद में जो है, एंथ्रोपोमेट्री को रिप्लेस किया किसने? गाल्टन सिस्टम ने, यानी डेक्टाइलोग्राफी या फिंगरप्रिंट सिस्टम जो था, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। शुरू में जो है फर्स्ट मेथड था क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन का, वो एंथ्रोपोमेट्री ही यूज होता था। अभी क्या, अगर मान लीजिए हम में से कोई भी अगर किसी क्रिमिनल केस में वो उसको जेल जाना पड़ा, तो सबसे पहले उसको फिंगरप्रिंट्स, आयरिस, ये सारी चीजें जो है उसको वो लोग स्कैन करके रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स इसलिए सेव हो जाता है कि बाद में कहीं पे भी अगर वो फिंगरप्रिंट मिल जाए किसी क्राइम में, तो फौरन वो आपका डेटा वहां पे मौजूद है, उसे पहचान लीजिए। तो अभी जो है वो डेक्टाइलोग्राफी सबसे बेस्ट में, लेकिन इनिशियल स्टेज में शुरू में एंथ्रोपोमेट्री में बहुत सारी चीजें थी। उसमें डिस्क्रिप्टिव डेटा यूज होता था, यानी हेयर्स, आईज, इनका कलर, स्किन का कॉम्प्लेक्शन क्या था, नोज की शेप क्या थी, ईयर्स और चिन किस तरीके का था, ये सारी चीजें यूज होती। इसके अलावा बॉडी मेजरमेंट, हाइट, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ हेड एंड ट्रंक, आउट स्ट्रेच आर्म है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, मिडिल फिंगर की कितनी लेंथ है, लेफ्ट लिटिल फिंगर उसकी कितनी लेंथ है, ये सारी चीजें। बॉडी मार्क्स, कोई मोल है, स्कार है, टैटू मार्क्स हैं या नहीं है, ना। और इसके अलावा उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी रख लिए जाते थे, फ्रंट से, लेटरल साइड से, ना। तो ये सारी चीजें मिलके जो है एंथ्रोपोमेट्री पूरा बनाती थी। और इसको जो सबसे पहले बनाया था वो अल्फांसे बर्टलन ने, फर्स्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसको माना जाता है। इसमें पहली चीज तो वो डिस्क्रिप्टिव डाटा था। वो एंथ्रोपोमेट्री में क्या क्या चीज आती है? डिस्क्रिप्टिव डेटा आता है, बॉडी मेजरमेंट है, बॉडी मार्क्स है, और फोटोग्राफ्स है। डिस्क्रिप्टिव डेटा में क्या क्या था? कलर ऑफ हेयर्स, बालों का कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, ना, वो ग्रे है, ब्राउन है, यानी आइरिस का जो कलर होता है बेसिकली वो। स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है, स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है, और शेप ऑफ द नोज एंड ईयर, शेप ऑफ द नोज एंड ईयर, इनकी शेप क्या है। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव डेटा में थी। बॉडी मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आता था वो हाइट आता था। लेकिन सपोज दैट किसी की हाइट, ना, 5 फीट 4 इंच है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग 5 फुट 4 इंच के मिल जाएंगे। हो सकता है ब्राउन कलर आईज, आइरिस भी उनकी हो, ब्राउन हेयर भी हो। तो ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला था। हाइट लिया गया था इसमें बॉडी मेजरमेंट में, और हेड का जो है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, हेड। इसके अलावा लेंथ ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स होता है।
बॉडी मार्क्स यानी उसके जिस्म पे कहीं कोई निशान तो नहीं है जिससे बाद में जो है उसको पहचाना जा सके, लाइक कोई मोल या स्कार या टैटू मार्क्स, या फिर टैटू मार्क्स। फोटोग्राफ्स भी उसके रख लिए जाते थे, फ्रंट व्यू से, लेटरल व्यू से, और ज्यादातर जो है हेड का जो फोटो लिए जाते थे वो राइट साइड से, राइट प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, राइट प्रोफाइल ऑफ द हेड, उसका फोटो यानी फोटोग्राफ। ये सारी चीजें मिलके जो है वो एंथ्रोपोमेट्री में आती थी, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया किसने? डेक्टाइलोग्राफी ने, गाल्टन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, डेक्टाइलोग्राफी। अब ये जो डेक्टाइलोग्राफी थी इसको जो है बनाने वाला तो दूसरा आदमी था, लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में जिसने लाया, सामने लाया, वो फ्रांसिस गाल्टन थे, सर फ्रांसिस गाल्टन। और उसी के नाम पे इसको गाल्टन सिस्टम भी कहा जाता है। तो जो गाल्टन सिस्टम भी हम कहते हैं, या डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स, डेक्टाइलोग्राफी क्या? स्टडी ऑफ द फिंगरप्रिंट्स एज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ना। अब बात ये की जाए कि आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे रिलायबल एविडेंस क्या है, तो इट वाज द मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डेक्टाइलोग्राफी ना। इसको एज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाए, बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये यूज होता है। तो सबसे पहले, अब एक नाम है सर विलियम हर्शल, सर विलियम, ये सबसे पहले जिसने यूज किया था इस सिस्टम को, वो यही थे, फर्स्ट टू यूज, सर विलियम हर्शल। और इन्होंने 1858 में सबसे पहले इसको यूज किया था। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी रही होंगी, कुछ ड्रॉबैक्स भी रहेंगे। तो उसको सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक मेथड में लेके आने वाला शख्स था, जिसका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। और इसी के नाम पे इसको गाल्टन सिस्टम भी कहा जाता है, डेक्टाइलोग्राफी को। 1892 में एक सिस्टमेटिक वे में इसने इसको डिजाइन किया। क्या नाम था इसका? सर फ्रांसिस गाल्टन। और फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, ये जो हमारी उंगलियों में जो रिजेस होती हैं, छोटी छोटी रिजेस होती हैं ना, यही जो है फिंगरप्रिंट्स का बेसिस बनती हैं। ये जो रिजेस होती हैं, ये कहीं पे भी आप कुछ भी उठाएंगे तो वहां पे इसके निशान जो है वो रह जाते हैं। अब ये जो, इसी को हम कहते हैं है ना, जो रिजेस होती हैं इसके अंदर की अगर हम बात करें तो उसको डर्मल क्रेविंग्स भी इसको कहा जाता है, रिजेस को ही डर्मल क्रेविंग्स भी कहा जाता है। रिजेस या डर्मल क्रेविंग्स। और ये जो है ना, ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, अराउंड 12 to 16 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, वीक है ना, 12 to 16 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ये बनना शुरू हो जाते हैं। और इनका जो कंप्लीशन होता है वो अराउंड 6 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ ही हो जाता है ना। तो ये रीजेस है या डर्मल क्रेविंग्स जो है वो 12 से 16 हफ्ते में इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और इसका कंप्लीशन जो हो जाता है वो अराउंड 24 वीक, 6 मंथ में इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक। अब इसकी बेसिस जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए क्यों रखी गई, ये माना गया कि इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, उनके भी फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं हो सकते। आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं हो सकते ना। और ये है कि अगर पॉसिबिलिटी है कि आइडेंटिकल ट्विंस की भी फिंगरप्रिंट सेम हो जाए, तो 1 in 1 बिलियन, 1 in 1 बिलियन, 1 बिलियन की पॉपुलेशन में आइडेंटिकल ट्विंस में किसी एक की फिंगरप्रिंट जो है वो सेम हो सकती है अपने ट्विन से, अदरवाइज आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं तो उनका फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं होता, इसीलिए इसको सबसे रिलायबल माना जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिमिनल प्रोसेस में। ये यहाँ पे हो गया। अब ये है कि कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पे परमानेंटली जो फिंगरप्रिंट है उनका लॉस हो जाता है। ये फिंगरप्रिंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। परमानेंट लॉस ऑफ फिंगरप्रिंट किन किन कंडीशंस में जो है फिंगरप्रिंट का परमानेंट लॉस हो जाता है, तो पहली कंडीशन जो है वो लेप्रोसी, लेप्रोसी हो गई। सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजरी, सेकेंड इलेक्ट्रिकल इंजरी।
और थर्ड जो है वो रेडिएशन इंजरी। अच्छा, बर्न यहाँ पे नहीं रखा गया। बर्न को हमने इसमें इस वजह से नहीं रखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बर्न होता है वो सुपरफिशियल होता है। तो एक बार अगर मान लीजिए एपिडर्मिस चली भी गई, या कुछ पार्ट ऑफ द डर्म, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस भी खत्म हो गया, लेकिन जो डर्मल क्रेविंग्स होती हैं वो अभी मौजूद होती हैं, रिजेस जो है वो मौजूद होती हैं। बाद में जब नई स्किन आती है तो वो फिर से वो रिजेस अपने आप अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। तो बर्न के केसेस में आप कह लीजिए कि टेम्परेरी लॉस तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट लॉस जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए परमानेंट लॉस जो फिंगरप्रिंट का माना जाता है वो लेप्रोसी, इलेक्ट्रिकल इंजरी या रेडिएशन। हाँ, अगर किसी का बहुत डीप बर्न हो जाए यानी कि बोन्स भी दिख रही हैं, तो वहां पे अब परमानेंट लॉस जो है वो हो जाएगा फिंगरप्रिंट का। लेकिन लेप्रोसी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी, इनमें जो है परमानेंट लॉस पाया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होते हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनमें फिंगरप्रिंट्स पाए ही नहीं जाते, यानी जो ये डर्मल रीजन है ये एब्सेंट होती हैं। बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है उनके, लिखता हूँ पढ़ लीजिएगा इसको। कुछ कंडीशन ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है, बर्थ से ही वो चीज एब्सेंट होती है ना। कहते हैं बेयर्ड सिंड्रोम। बेयर्ड सिंड्रोम, इसको कंजेनाइटल मिलिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। जिंसर कोल इंगमैन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है। जिंसर कोल इंगमैन सिंड्रोम, बेयर्ड सिंड्रोम, या एक है डर्मेटोपैथिया पिगमेंटोसा। पिगमेंटोसा रेटिकुलरिस, या ए डर्मेटोग्लाइफिया। यहाँ पे जो है ये ना फ्रॉम दी बर्थ फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो होते ही नहीं, पाए ही नहीं जाते। देख, ठीक, तो ये सारी कंडीशन। अब आइए फिंगरप्रिंट का पैटर्न क्या क्या होता है। फिंगरप्रिंट का पैटर्न तो टोटल कितने टाइप के फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं, जो रीजेस होती है उन्हीं की बेस पे तो उनका पैटर्न बनता चार है। टाइप के। चार टाइप के फोर पाए जाते हैं टाइप्स। ना। फोर टाइप्स, लूप, वर्ल, आर्क एंड कंपोजिट। चार टाइप के होते हैं फिंगरप्रिंट। पहला जो लूप है सबसे कॉमनली या सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड कह लीजिए, वर्ल्ड में अगर कोई फिंगरप्रिंट पैटर्न पाया जाता है तो वो लूप का पाया जाता है। 60 to 70% जो टोटल फिंगरप्रिंट्स हैं दे आर ऑफ लूप्स, वो लूप्स होते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक इसका जो लूप बनने का है, कि जो रिज होती है वो यहाँ से शुरू करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर इस तरीके से आके ये वापस निकल जाती है। सॉरी, ये तो हमने आर्क बना दिया। ये कुछ इस तरीके से आती है, यानी जहां से इसकी एंट्री होती है वहीं से इसकी एग्जिट भी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं लूप। एक तरफ से शुरू हुआ, वहीं पे जाके ये खत्म हो गया। तो इस तरीके का अगर फिंगरप्रिंट होगा तो ज्यादातर लोगों में लूप ही पाया जाता है आमतौर से। 60 to 70% जो कैटेगरी है वो लूप की होती है ना। यहीं से, यानी ये शुरुआत हो रही है और वहीं से इसका एग्जिट भी हो जा रहा है। तो इसको हम लूप मानते हैं। तो लूप में अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है कोर, एक होता है डेल्टा। दो चीजें होती है, एक होता है कोर, एक होता है डेल्टा। यानी जहां पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा सर्कुलर पैटर्न बनता हुआ मिल जाए उसको हम कहते हैं कोर। और जहां पे डेल्टा, समझ लीजिए इस तरीके का अगर बनता है, यहाँ पे अब देखिए ये डेल्टा बन रहा है ना, ये जो है ये डेल्टा बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं डेल्टा। अगर एक कोर और एक डेल्टा है, अगर वन कोर एंड वन डेल्टा, वन कोर एंड वन डेल्टा, ये मौजूद है, तो दैट इज लूप। वो जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होगा वो होगा लूप का। सबसे कॉमनली यही पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे वर्ल है, 30 से 35%। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 30 to 35% जो है वर्ल होते हैं फिंगरप्रिंट्स में, 30 से 35%। अब यहाँ पे जो रीजेस होती हैं,
वो पूरा गोला बनाती है ना, इस तरीके से। तो ये होते हैं वर्ल ना। अब देखिए यहाँ पे पूरा 360 डिग्री का इनका पूरा ये पूरा गोल घूमती हुई निकल जाएंगी। ये वर्ल होता है 30 से 35% पाया जाता है ना। अब इसमें जो है दो डेल्टा होते हैं आमतौर से। वर्ल्स में हम मानते हैं कि एक डेल्टा तो यहाँ दिख रहा है, एक डेल्टा यहाँ पे था जो कट हो गया। तो यूजुअली जो वर्ल्स में होता है देयर आर टू डेल्टास, वन कोर वन डेल्टा, वो लूप है। वन कोर टू डेल्टा, सॉरी, वन कोर वन डेल्टा वो लूप है, और वन कोर टू डेल्टा ये जो है ये वर्ल के लिए होता है। वन कोर टू डेल्टा ये जो होता है वर्ल के लिए होता है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है ना कि एक फिंगरप्रिंट है उसमें एक कोर मिल रहा है एक डेल्टा मिल रहा है, तो वो कौन सा फिंगरप्रिंट हो सकता है? लूप हो सकता है। वर्ल में दो डेल्टा मिलते हैं एक कोर मिलता है, थर्ड जो है आर्क। अब आर्क की खास बात यह है कि इसमें ना तो कोई कोर होता है ना ही कोई डेल्टा होता है। हम्म। अब आर्क में जो होता है जो रीजेस होती हैं इस तरीके से शुरू हुई यहाँ पे आई और यहाँ से एग्जिट कर गई, इसको हम कहते हैं टेंटेड, टेंटेड आर्क, इस टेंटेड आर्क। और एक रीज ऐसी भी होती है जो बस ऐसे ही निकल जाती है, इसको प्लेन आर्क हम कहते हैं, प्लेन आर्क। तो यहाँ पे नाइदर डेल्टा नाइदर कोर कुछ भी नहीं पाया जाता है, बस रीज एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है। थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ चली जाए ना, यानी कुछ एंगल बना ले, 40 45 डिग्री 50 का एंगल बनाते हुए फिर वापस वो अपोजिट साइड से अगर वो निकल गई तो दैट इज आर्क, है ना, यहाँ पे है आर्क में। अब ये जो है ये टेंटेड आर्क है। ये कौन सी आर्क है? इट इज ए टेंटेड आर्क, यानी थोड़ा सा आया इसने ऊपर गया फिर यहाँ से अपोजिट साइड से निकलना शुरू किया। अब लूप में क्या होता था, लूप में जो रीज है जहां से शुरू हो रही है उसी साइड से इसको एग्जिट करना भी होता था, ये लूप था। और वर्ल में क्या था, पूरा वर्ल यानी गोल गोल घूमते हुए वो निकलती चली जाएगी, यानी पूरा 360 डिग्री जो घूम रहा है वो वर्ल्स होता है। अब लास्ट में आखिरी जो है वो होता है कंपोजिट, या एक्सीडेंटल भी आप इसको कह लीजिए। लीस्ट अमाउंट बहुत कम पाया जाता है, 2 to 3% ये पाया जाता है। कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट में आप इन्हीं तीनों जो पैटर्न है लूप वर्ल या आर्क है इनमें से दो पैटर्न अगर पाया जा रहा है किसी फिंगरप्रिंट में तो वो हो जाता है कंपोजिट। यानी लूप वर्ल आर्क में से कोई दो पैटर्न अगर वहां पे मिल रहा है, दो अलग अलग टाइप के पैटर्न वहां पे मिल जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट। ठीक। तो चार टाइप के हैं, मोस्ट कॉमनली जो है वो लूप ही पाया जाता है। ठीक। तो ये जो है ये कंपोजिट है। अब यहाँ पे आपको वर्ल भी मिल रहा है आर्क भी मिल रहा है, दोनों चीजें मिल रही है तो दैट इज कंपोजिट। फिर लिप प्रिंट्स, लिप प्रिंट्स को क्या कहते हैं? टेलीस्कोपी। किलोस्कोपी। हेयर को, हेयर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी, है ना। तो ये दो चीजें हैं बस। लिप प्रिंट्स में टोटल टाइप के जो लिप प्रिंट्स होते हैं बहुत होते हैं, अच्छे खासे होते हैं ना। अगर टाइप की हम बात करें तो 6 टाइप का होता है लिप प्रिंट, उसमें अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई, हमें नहीं जानना है ना। लिप प्रिंट्स होती है किलोस्कोपी या चिलोस्कोपी। हेयर प्रिंट जो सॉरी, हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। अब इन्हीं हेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिस बनती है, हेयर्स में जो बेसिस बनती है वो होती है मेडुलरी इंडेक्स, वो होता है मेडुलरी इंडेक्स। अब जो मेडुलरी इंडेक्स होता है इसको आमतौर से जो डिवाइड करते हैं वो कार्टेक्स और मेडुला का, जो हेयर के अंदर भी जो है वो मेडुला पाया जाता है। तो उसी की बुनियाद पे निकल के आया मेडुलरी इंडेक्स। मेडुलरी इंडेक्स जो होता है रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ मेडुला टू द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, या जो कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स जो होता है वो शाफ्ट का ही पूरा पार्ट होता है ना। तो उसको हमने मेडुलरी इंडेक्स कहा। तो डायमीटर ऑफ मेडुला, डायमीटर ऑफ मेडुला टू द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट या हेयर, या इसी को पूरा हेयर कह लीजिए, डायमीटर ऑफ द हेयर, यानी जो वो पूरा बीच का पार्ट है पूरा बालों का,
तो ये है मेडुलरी इंडेक्स, है ना। अब मेडुलरी इंडेक्स की इंपॉर्टेंस है, मेडुलरी इंडेक्स जो है एनिमल हेयर में अलग होता है और ह्यूमन हेयर में अलग होता है। तो अगर मेडुलरी इंडेक्स लेस देन 1/3 आ रहा है, लेस देन 1/3, तो ये जो होता है ये ह्यूमन हेयर का मेडुलरी इंडेक्स है, ह्यूमन हेयर का है ना। और मोर देन 1/3 है तो ये एनिमल हेयर का है, ठीक है। एनिमल हेयर मेडुलरी इंडेक्स से ऐसे ही पहचानते हैं ना। ट्राइकोलॉजी कहते हैं हेयर की स्टडी करने के लिए ना। अब इसका इसमें एक बल्ब होता है, ये जो पार्ट है जो रूट है इसको हम बल्ब कहते हैं। ये जो पूरा शाफ्ट होता है लास्ट में जो होता है वो कोर होती है ना, जो टिप होती है, ठीक। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब इनका जो बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर का वो देखिएगा। ह्यूमन हेयर कैसा होगा इन कंपैरिजन टू एनिमल हेयर, वो डेलिकेट होगा, फाइन होगा, थिक होगा, थिन होगा। डेलिकेट, फाइन एंड थिन इन कंपैरिजन टू एनिमल हेयर की बात हो रही है। एनिमल हेयर का कैसा होगा, वो कोर्स होगा एंड ठीक होगा। अब एक चीज और है, जो कलर होता है, कलर होता है ह्यूमन हेयर का ज्यादा से ज्यादा दो तीन कलर ही है, ब्लैक, ग्रे, रेडिश और रेडिश ब्राउन, या रेडिश ब्राउन भी हो सकता है। ये सारी चीजें इसके कलर में, लेकिन एनिमल हेयर जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है, एनी कलर। और कभी कभी कुछ जानवरों के हेयर्स को आपने अगर देखा होगा तो वो बैंड अपीयरेंस होती है, यानी हेयर तो है, आधा कलर कुछ और है, आधा कलर कुछ और है, तो बैंडेड अपीयरेंस भी मिल सकती है किसमें, एनिमल हेयर में। लेकिन बताइए किसी ह्यूमन के कलर में आपको बैंडेड अपीयरेंस मिलेगी? स्मूथ होगा ना एक तरह, किसी भी कलर का होगा वो सेम ही कलर का होगा। तो बैंडेड अपीयरेंस अगर मिल रही है और वो किसी भी कलर का मिल सकता है आपको तो वो एनिमल हेयर है। रूट जो होती है, रूट, ह्यूमन हेयर की रूट अभी हमने देखी थी, कुछ इस तरीके से थी। ये वाला पार्ट जो इसको बल्ब कहते हैं या रूट कहते हैं, बल्ब कहते हैं या रूट कहते हैं। तो जो रूट होती है आइदर बल्ब शेप में होगी, यही इस तरीके से, है ना, या रिबन शेप की होती है, रिबन शेप, यानी थोड़ा सा इस तरीके से इसको कर लीजिए, तो ये रिबन शेप हो जाती है, बल्ब या रिबन शेप रूट होती है ह्यूमन हेयर की। और जो एनिमल हेयर होते हैं इनकी जो रूट होती है दे आर लाइक ब्रश, ब्रश लाइक, इस तरीके से ये जाता है। तो ये ब्रश लाइक अगर रूट है तो वो एनिमल हेयर का होता है। इसके अलावा कार्टेक्स यानी जो बीच का पार्ट है, कार्टेक्स, है ना, कार्टेक्स किस तरीके का होता है, वो थिक होता है, स्ट्रिएटेड होता है। बहुत ज्यादा इसकी देखिए इंपॉर्टेंस नहीं है, थिक एंड स्ट्रिएटेड, बस एक बेसिक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। कार्टेक्स इज थिक एंड स्ट्रिएटेड किसमें, ह्यूमन हेयर में, लेकिन थिन होता है एनिमल हेयर में, कार्टेक्स। मेडुला, मेडुला जो होता है जो अंदर का पार्ट होता है। अब मान लो ये हेयर है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो सबसे मिडिल मोस्ट पार्ट होता है, ये चीज जो होती है ये मेडुला होता है, बीच वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड एज मेडुला। जिसको हमने कह दिया मेडुला। एकदम सबसे बाहर आखिरी जो लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है, और उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो है दोनों तरफ, इट इज कार्टेक्स, ये कार्टेक्स है। तो मेडुला कैसा होता है, मेडुला जो होता है वो नैरो होता है, ह्यूमन हेयर का मेडुला जो होता है वो नैरो होता है, एनिमल हेयर का ब्रॉड होता है। अब मेडुलरी इंडेक्स कितना होना चाहिए ह्यूमन हेयर का, ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन 1/3। और एनिमल हेयर का मेडुलरी इंडेक्स जो होता है वो मोर देन 1/3 होता है। अब हेयर्स हैं, बाल हैं, तो कभी कभी होता है एट द सीन ऑफ क्राइम, हेयर को वहां पे कुछ बाल पाए गए और उसमें हो सकता है कोई स्टेन भी लगा हुआ मिल जाए, यानी कोई चीज उसके साथ और मिल जाए आपको, तो वो किस चीज को बताती है ना, स्टेन। तो अगर मान लीजिए सेमाइनल स्टेन है हेयर्स पे ही, किस पे, बालों पे ही, तो ये किस चीज को, किस ऑफेंस को ये सजेस्ट करता है, सेमाइनल स्टेन सेक्सुअल रेप को ऑफेंस, करेगा। है ना। रेप ना कह के इसको हम सेक्सुअल ऑफेंस कहेंगे। अभी रेप के लिए तो आपको वो चीज चाहिए ना, कार्पस डेलेक्टाई, जुर्म साबित करना होगा ना पहले। तो अभी ये सजेस्टिव इंफॉर्मेशन है कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, सेमाइनल स्टेन वहां पे पाया जा रहा है। अब ब्लड स्टेन है कहाँ पे,
हेयर्स पे, तो हो सकता है वो इंजरी को बताएगा, इंजरी को। अब वो एक्सीडेंटल इंजरी भी हो सकती है, होमिसाइडल भी हो सकती है, सुसाइडल भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। सलाइवा अगर मिल रहा है, तो ज्यादातर अगर मान लीजिए बालों में सलाइवा मिल रहा है हेयर्स पे, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एस्फिक्सियल डेथ हो सकती है। क्योंकि हैंगिंग में ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका ना, एस्फिक्सियल डेथ। सलाइवा अगर मिल रहा है, मड कीचड़ अगर है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो ड्राउनिंग हो रही थी वहां पे, ड्राउनिंग। वो स्ट्रगल कर रहा था, किस चीज को बता रहा है, स्ट्रगल को। या हो सकता है कि आरटीए हो गया हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया वहां आसपास जो है वो कीचड़ पहले से रहा हो। या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ जो है, बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं, लाइक कभी कभी होता है ना मौत के वक्त कहते हैं कि यूरिनेशन भी हो जाता है ना, तो उससे भी हो सकता है कि स्टेन वहां पे मिले। तो स्ट्रगल को ज्यादातर मड जो होता है वो स्ट्रगल को बताता है, या आरटीए को बताता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बताता है। अब कार्बन पार्टिकल्स हैं अगर हेयर्स पे, तो दो चीजें यहाँ से आपको मिलेंगी। अगर हेयर्स पे कार्बन पार्टिकल्स हैं, तो क्या क्या मिल सकता है, एक तो फायर आर्म इंजरी, दूसरे जो है वो हो सकता है कि बर्न का केस हो, इसका हो, बर्न का हो। एंड डाइज अगर मिल रही है तो नेचुरल कलर जो है उसको छुपाया भी जा सकता है, यानी जिसको हम कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ नेचुरल कलर। अब ये जरूरी नहीं कि ये ऑफेंस ही हो, कभी कभी होता है नेचुरली कुछ लोग जो है वो डाइस का यूज करते हैं ना, तो ये सारे स्टेन जो है वो हेयर पे देखने को मिल सकते हैं। अब एक लास्ट है जिसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, इसको बस देखिएगा, ये लास्ट स्लाइड है। सुपर इम्पोजिशन जो होती है ना, अब मान लीजिए कहीं पे सिर्फ एक स्कल मिला है, कहीं पे कोई एक स्कल मिला है, उस स्कल को फोटोग्राफ से मिला के उसको पहचानने की जो वो पूरी टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। कहीं पे कोई शख्स जो है वो गायब हो गया था, 6 महीने पहले उसके घर वालों ने रिपोर्ट करवाई कि ये फला आदमी है, इस कपड़े में था, इसका रंग ऐसा था, इसका चेहरा, उसका पूरा फोटो उन्होंने दे दिया। और न्यूज़पेपर में वो चीज आ गई कि ये जो है अपने घर से फला डेट से ये गायब है। 6-7 महीने बाद पता चला वहीं आसपास के किसी इलाके में एक लाश मिली, और लाश इस तरीके की मिली थी कि उसको पहचानना मुश्किल था, सिर्फ उसकी जो है हड्डियां मिली। तो हड्डियों में भी, अब अगर आपको उसके फोटो से पहचानना है, तो किस बोन को हम यूज करेंगे, स्कल को। स्कल को लेके आते हैं, फिर कंप्यूटराइज्ड वे में उसको फ्रेम किया जाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द जो स्कल होता है और फोटो जो होता है, उन दोनों को दो अलग अलग फ्रेम में सामने की तरफ पहले रखा जाता है, देखा जाता है कि ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उनका हाफ किया जाता है, यानी हाफ स्कल हाफ फोटो, उसको मैच कराया जाता है। फिर कंप्यूटराइज्ड वे में उस फोटो पे उस स्कल को जो है कहते हैं सुपर इम्पोज, यानी उसके ऊपर रखना, रख के देखा जाता है कि ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार ये चीज जब होती है तो इसको कहा जाता है टेक्निक ऑफ सुपर इम्पोजिशन। तो टेक्निक यूज टू डिटरमाइन वेदर द रिकवर्ड स्कल इज दैट ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ, है ना, कि फोटोग्राफ में जो पर्सन की फोटो है, ये स्कल उसी पर्सन का है या किसी दूसरे पर्सन का है, इसी को हमने सुपर इम्पोजिशन का नाम दिया। अब पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमें पूरे कंप्लीट स्कल की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, टेस्ट इज ऑफ मोर नेगेटिव वैल्यू, ये क्या कहता है। अब इसकी वजह है, निगेटिव वैल्यू क्यों इसकी ज्यादा है। अगर मान लीजिए सुपर इम्पोजिशन कराया गया, जो फोटो था उससे जो स्कल था वो बिल्कुल मैच नहीं किया, तो 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि ये फोटो और स्कल दो अलग अलग लोगों का है ना। यानी फोटो और स्कल अगर मैच नहीं किए, तो कहने का मतलब कि ये दो अलग अलग लोगों का है, कंफर्म हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि सुपर इम्पोज हो गया, फोटो जो है वो स्कल से मिल गया, तब भी हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। अब यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं होगी कि ये जो रिकवर्ड स्कल है ये इसी पर्सन का हो। आप 100% श्योर नहीं हो सकते अगर सुपर इम्पोज हो भी गया। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो 100% श्योर है कि दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो सुपर इम्पोजिशन की टेक्निक या जो टेस्ट होता है, इसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू कम है ना। इस तरीके से ये फोटोग्राफ है,
ये फोटोग्राफ था तलाशे गुमशुदा का, गायब थे ये। और ये एक स्कल मिला वहीं आसपास से, सपोज दैट। अब इसको पहले सामने रखा जाएगा दोनों चीज को, कि ये जो कंटूर है उसके फेस का स्कल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कर रहा है, तो फिर इसको सुपर इम्पोज कराते हैं। इसको इस तरीके से पहले हाफ आधा लेके, आधा स्कल आधा फेस, उसको सुपर इम्पोज कराया, फिर पूरा का पूरा जो है इसको सुपर इम्पोज करा के ये पाया गया कि ये इसके फोटो पे ये स्कल जो है वो पूरा फिट हो रहा है, पूरा फिट हो गया। तो इसलिए जो है ये सुपर इम्पोजिशन की टेक्निक ऐसे ही यूज होती है। एक लाइन की चीज आपको जो जानने की सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि टेक्निक ऑफ सुपर इम्पोजिशन जो है वो किसकी बुनियाद पे, मतलब क्या चीज इसमें यूज की जाती है। तो स्कल, सुपर इम्पोजिशन की जो टेक्निक है वो किस पे यूज होती है, स्कल पे यूज होती है। स्कल से ही फोटोग्राफ में मिलाया जाता है ना। अब निगेटिव वैल्यू इसलिए है कि अगर मान लीजिए दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इट कैन बी डेफिनेटली स्टेटेड दैट द स्कल एंड फोटोग्राफ आर नॉट दोज ऑफ द सेम पर्सन। एक पर्सन के ये दोनों चीजें नहीं है। लेकिन अगर मैच कर गया, तो मे बी वो उसी सेम पर्सन का हो सकता है या किसी दूसरे पर्सन का भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है जो ये टेस्ट है ये इट इज ऑफ मोर नेगेटिव। अब ये तीन चार चीजें लिखने की वजह ये थी, कभी कभी जो है अब स्टेटमेंट भी आने लगा है। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बस वन लाइनर ही है, स्टेटमेंट भी आ जाता है, या असर्शन रीजन भी आ जाता है। तो दो तीन लाइनें लिखना जरूरी हो जाती हैं जानने के लिए। वरना मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन काफी तक सुपर इम्पोजिशन की टेक्निक किस पे यूज होती है, दैट इज ऑफ स्कल। अब पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कंप्लीट स्कल की भी जरूरत है। और इस टेस्ट की वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू ज्यादा है। और निगेटिव वैल्यू मान लीजिए, अब अगर मुझे इसी को असर्शन रीजन में देना होता, तो मैं लिखता कि टेक्निक ऑफ सुपर इम्पोजिशन या टेस्ट ऑफ सुपर इम्पोजिशन इज ऑफ मोर निगेटिव वैल्यू, इट इज असर्शन। ठीक। क्यों? अब मुझे रीजन देना होता, तो मैं ये वाली लाइन लिख देता, इट कैन बी डेफिनेटली स्टेटेड दैट द स्कल एंड फोटोग्राफ आर नॉट दोज ऑफ द सेम पर्सन। क्यों? मैंने कहा पहले निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो मैं उस निगेटिव वैल्यू को